हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनीता और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 सेट सी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सेट सी का है वो ये है कि फाइंड इफ इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मिसाइल हिटिंग अ टारगेट इज 1/8। तो मिसाइल टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/8। What is the probability that out of 10 missiles fired, at least 2 will hit the target? एटलीस्ट 2 विल हिट द टारगेट, यानी टारगेट को हिट करना हमारे लिए क्या होगी, सक्सेस होगी। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है और ये सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको इसके पैरामीटर्स यानी कि एन और पी ना पता हो। तो सबसे पहले हम लोग एन और पी पता लगाएंगे। यहाँ पे टारगेट को हिट करना हमारे लिए सक्सेस है और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पता है कि क्या है, 1/8, राइट। एंड अगेन हमने कितनी मिसाइल फायर की है, 10 मिसाइल्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10, राइट। और हमें सक्सेस कितनी बार चाहिए, यानी कि x क्या होगा, हमें सक्सेस चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम्स, यानी x की वैल्यू हमें लेनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, राइट। सो इस डेटा को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमारे को इस क्वेश्चन में अवेलेबल था n था 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। P is 1/8, Q is 7/8 and X था greater than or equal to 2. So हमें निकालनी है probability when X is greater than or equal to 2. That means हमें X की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पर इतना सब कुछ करने से अच्छा है कि हम इसे निकाल दें कि हम probability when X is equal to 0, probability when X is equal to 1 ये निकाल दें और उसे फिर हम लोग 1 से माइनस कर दें। 1 यानी टोटल प्रोबेबिलिटी से हम लोग a डैश माइनस कर दें तो हमें a मिल जाएगा, राइट। सो हाउ डू वी फाइंड p0? सो p0 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 10c0, 1/8 टू द पावर 0, 7/8 टू द पावर 10 प्लस 10c1, 1/8 raised to 10, sorry 1/8 raised to 1 and 7/8 raised to 9, राइट। इनको निकालना है और इनका जो भी आंसर होगा उसे फिर हमें 1 से माइनस कर देना है, दैट्स इट। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो P0 की वैल्यू जो आपको मिलेगी दैट वुड बी 0.263 एंड P1 की जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट वुड बी 0.375, राइट। एंड इसके बाद इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट वैल्यू वुड बी 0.638 and so the final answer would be 0.362, right? 0.362, so that becomes our answer. And अगर हम यहाँ पे देखें, so yes, our answer is very near to option number D. So option number D हो गया हमारे लिए correct answer. हमारा आंसर आ रहा है 0.362, which is very near to option number D. So इस तरीके से आपको उसको करना है। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको n और p की वैल्यू ढूंढ लेनी चाहिए एंड जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरीके का इक्वेशन अवेलेबल है जहाँ पे लिखा है कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, राइट। एंड इसके अलावा हमारे पास मीन अवेलेबल है, मीन की वैल्यू अवेलेबल है 10/3। सो अगर हम इस डेटा को कॉपी कर लें, सो हमारे पास अवेलेबल है इस क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास मीन अवेलेबल है 10/3 एंड क्योंकि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है हमें पता होना चाहिए कि मीन क्या होता है, एनपी होता है। सो एनपी की वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे 10/3, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट। उसके बाद हमारे को एक रिलेशन अवेलेबल था दैट वाज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, राइट। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, दैट इज NCX p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, राइट। तो n तो हमें पता है नहीं और p भी नहीं पता। सो इससे हमें मिल जाएगा, इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, यह 2 टाइम्स, राइट,
probability when x is equal to 2. So that would be nc2 p to the power 2 q to the power n minus 2. And इसकी वैल्यू किसके बराबर है? p when x is equal to 3. So that is nc3 p to the power 3 and q to the power n minus 3. इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो. तो इसको हमें सॉल्व करना रहेगा. So अब क्या कर सकते हैं? 2 times nc2 क्या होगा? n minus 1 by 2 factorial. 2 factorial is nothing but 2 p cube and n minus 2. nc3 को क्या लिख सकते हैं? n minus 1 n minus 2 ऐसा लिख सकते हैं, divided by 3 factorial. So 3 factorial is nothing but 6. And जो बाकी दिया है मैंने लिख लिया. इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल हो सकता है. जो भी कैंसिल हो सकेगा वो हम कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये 2 और 2 इजीली कैंसिल हो गया. यहाँ पे n minus 1 n minus 1 यहाँ पे कैंसिल हो गया. एंड सॉरी ये p स्क्वायर है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज p स्क्वायर एंड दिस इज p क्यूब. सो p स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पे 1 का पावर बचेगा. सिमिलरली यहाँ पे है q रेज टू n minus 2, यहाँ पे q रेज टू n minus 3. सो q रेज टू n minus 2 बड़ा है कंपेयर टू q रेज टू n minus 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा पावर 1. सो बस और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. सो हम लोग जो बच रहा है वो अब लिख देंगे. सो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है? q बचता है, सिर्फ q यहाँ पे वैल्यू रिमेनिंग है. और यहाँ पे अगर हम देखें तो n minus 2 into p डिवाइडेड बाय 6, ये वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है. नेक्स्ट स्टेप पे हम 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो दैट वुड बी 6q is equal to np minus 2p, राइट. एंड इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ये देखो यहाँ पे np अवेलेबल है, np है यहाँ पर. और np क्या होता है? np तो हम सबको पता है कि वो मीन होता है, राइट. और मीन की वैल्यू तो क्वेश्चन में अवेलेबल थी. कहाँ लिखी हमने? ये रही. np की वैल्यू क्या है? 10/3. तो वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. इस स्टेप में आप np की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. ठीक है, आप देख लो एक बार. np की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो वो हम यहाँ पे कर देते हैं. तो हम लिखेंगे 6q is equal to 10/3 minus 2p, राइट. आप 2p को इस साइड लेके जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. सो दैट वुड बी 6q plus 2p is equal to 10/3. ठीक है. एंड अगेन हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दैट वुड बी 3 into 6q plus 2p is equal to 10. So that is 18q plus 6p is equal to 10. And we also know that t plus q is equal to 1. So q की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 minus p, है ना. q की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1 minus p, क्योंकि मुझे t की वैल्यू तक पहुंचना है. So यहाँ पे मैं लिखूंगी 18 1 minus p plus 6p is equal to 10, राइट. ये कैसे किया? यहाँ पे हमने q की जगह पे क्या लिखा है? 1 minus p लिखा है. दैट्स इट, और कुछ नहीं किया. अब मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दैट वुड बी 18 minus 18p plus 6p is equal to 10. एंड इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो minus 18 और यहाँ पे है plus 6p. सो दैट वुड बी minus 12p. एंड यहाँ पे 10 है. हम 18 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा. सो दैट वुड बी minus 18. So minus 12p is equal to minus 8. Minus minus cancel. So p is nothing but 8/12. So which is equal to 2/3. So p की वैल्यू आपको फाइनली मिल जाती है. इसको पूरे को सॉल्व करके आप सॉल्व देखो अपनी तरीके से कर सकते हो. ठीक है. So p की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलती है 2/3. So what would be q? q would be 1/3. तो ये तो हमें मिल गए. अब लेकिन हमें n भी चाहिए और n की वैल्यू हम ढूंढेंगे मीन की वैल्यू से, राइट. क्योंकि मीन हमारे पास अवेलेबल है 10/3. सो यहाँ पे p की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो दैट वुड बी 2/3 is equal to 10/3. सो व्हाट इज n? n is 10/3 into 3/2. तो आप देख सकते हो n की वैल्यू आ रही है 5. यस. तो अभी हमें दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज मिल गई हैं. मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देती हूँ. हमें n मिला है 5 और p मिला है 2/3. ये हमें मिलना जरूरी है अगर आपको बाइनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो. ठीक है. सो n ढूंढने के लिए हमने मीन के फॉर्मूला का यूज किया एंड p ढूंढने के लिए जो आपको क्वेश्चन में इक्वेशन अवेलेबल थी ये वाली,
बस उसमें हमने फॉर्मूला पुट किया एंड जो कैंसिल हो रहा था वो कैंसिल कर दिया। फाइनली हमें p की वैल्यू अल्टीमेटली मिल गई। पर हमें क्वेश्चन में n और p की वैल्यू तो पूछी नहीं थी। क्या पूछा था? हमसे पूछा था what would be the probability when x assumes at most value 2, यानी x की वैल्यू क्या चाहिए? at most 2 चाहिए। at most 2 यानी 2 या 2 से कम चलेगा, ठीक है। सो 2 और लेस। तो x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? p x should be less than or equal to 2, that is इसको ढूंढने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा p0, p1 and p2। सो n हमारे पास 5 है तो p0 क्या होगा? 5 c0, 2/3 हमारे पास p है, 1/3 raised to 5 प्लस 5c1, 2/3 raised to 1, 1/3 raised to 4 प्लस 5c2, 2/3 raised to 2 and 1/3 raised to 3। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको क्या वैल्यूज मिलेंगे? यस, सो p0 का जो आपके पास वैल्यू होगा दैट वुड बी 1/243, फॉर p1 10/243 एंड p2 का वैल्यू होगा आपके पास 40/243। सो अल्टीमेटली ये होगा 51/243। अगर आप इसे और रिड्यूस करेंगे, 3 का टेबल लगाएंगे तो 3 17 जा होगा 51 एंड 3 81 जा होगा 243। सो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर 17/81। ठीक है, आपको p एटमोस्ट 2 निकालना था, दैट इज 2 और लेस देन 2। सो उस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है 17/81। सो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, yes, question number 3 है, assuming that 1/3 of the population is tea drinkers and each enumerators take the sample of 8 individuals to find out whether they are tea drinkers or not. How many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinkers? तो अब देखो क्या चाहिए हमें कि एन्यूमरेटर्स रिपोर्ट करें कि 5 या उससे ज्यादा कहें टी ड्रिंकर्स हैं। तो टी ड्रिंकर्स होना हमारे लिए क्या है? सक्सेस। तो p की वैल्यू क्या होगी? हमारे पास क्या गिवन है? 1/3 पॉपुलेशन टी ड्रिंकर्स है, तो p इज 1/3, so q would be 2/3। ठीक है, ये पता लगना चाहिए हमें कि p क्या लेना है। तो आपको लास्ट लाइन से पता चलता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू कि 5 या उससे ज्यादा लोग क्या हो? टी ड्रिंकर्स हो। तो टी ड्रिंकर्स होना सक्सेस है, ठीक है। दैट इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, और ना होना फेलियर होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे बोला है कि टोटल कितने एन्यूमरेटर्स हैं? 1000, और सैंपल कितने का लिया है? 8 इंडिविजुअल्स का। तो यहाँ पे हमारे पास 2 n की वैल्यूज अवेलेबल। तो एक जो n की वैल्यू है वो टोटल है, यानी कि ये कैपिटल N है, और ये जो सैंपल है उसे आप डिनोट करते हो स्मॉल n से। और बाइनोमियल में आपको ध्यान होनी चाहिए एक चीज, बाइनोमियल का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने कैरेक्टरिस्टिक ये पढ़ा होगा कि n जो होता है वो हमेशा होता है स्मॉल और p जो होता है वो होता है लार्ज। तो बाइनोमियल का क्वेश्चन में हम लोग n कितना लेंगे? 8 लेके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1000 नहीं। तो 1000 हमारे किस काम का है वो हम देखते हैं। यहाँ पे बाकी वैल्यूज हमको मिल गई हैं, तो हम फिलहाल निकाल सकते हैं 5 और मोर टी ड्रिंकर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, जहां पे हमारे पास एक कैपिटल N दिया हुआ है 1000, एक सैंपल दिया हुआ है n दैट इज 8, हमारे लिए सक्सेस है टी ड्रिंकर्स दैट इज 1/3 एंड फेलियर है नॉन टी ड्रिंकर्स दैट इज 2/3। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 5 या उससे ज्यादा लोग क्या हो? टी ड्रिंकर्स हो, यानी x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे p5 की वैल्यू, p6 की वैल्यू, p7 की वैल्यू एंड p8 की वैल्यू, ठीक है, उससे हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी। निकालना भी आसान है, बाइनोमियल का फॉर्मूला हमें लगाना है। सो कैसे निकालेंगे? p5 होगा 8c5, 1/3 raised to 5, 2/3 raised to 3 plus 8c6, 1/3 raised to 6 and 2/3 raised to 2 plus 8c7, 1/3 raised to 7,
2 by 3 raised to 1 plus 8C8 1 by 3 raised to 8 and 2 by 3 raised to 0. तो इस तरीके से आपको उसको फिर अभी सॉल्व करना है एंड अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यूज क्या आएंगी. सो P5 की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 448 by 6561 एंड P6 की वैल्यू आपको मिलेगी 112 by 6561. Then you will get 16 by 6561 and then finally 1 by 6561. और इसका टोटल कितना आएगा. इसका टोटल आपको मिलेगा 557 by 6651 एंड इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर मिलेगा आपको 0.0879 which is approximately equal to 0.088, राइट. तो ये आपको मिली है प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी के 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर्स होंगे. अगर आप 8 जनों का सैंपल लेके उनसे पूछते हो कि क्या आप चाय पीते हो कि नहीं, तो उनमें से 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर्स होंगे. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. ओनली 8.8%. ठीक है. इसको अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बोलो तो क्या बोलोगे. 8.8% बोलोगे ना. ठीक है. सो 8.8 मतलब बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो अब हमें क्या निकालना था. क्वेश्चन में हमसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी. क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था. देख लो. क्वेश्चन ने हमें पूछा था फाइंड आउट how many enumerators are expected to report that 5 or more people are tea drinkers. How many. यहाँ पे नंबर पूछा है कि भाई टोटल जो 1000 एन्यूमरेटर्स हैं उसमें से कितने लोग ये रिजल्ट लेके आएंगे कि 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर्स हैं. तो अब देखो हमारा जो 100 है उसमें से तो 8.8% लोग कहते हैं, तो 1000 में से कितने कहेंगे. तो उसको निकालने के लिए हमें सिंपली क्या करना है. हम करेंगे n इंटू जो हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, राइट. कैपिटल N. सो 1000 इंटू 8.8% ऐसा लिखो या फिर 1000 इंटू जो आपको प्रोबेबिलिटी मिली है वो लिखो. कोई फर्क पड़ता नहीं है. आंसर आएगा 88. ठीक है. यानी 1000 का 8.8%. 88 एन्यूमरेटर्स हमें बताएंगे कि उन्होंने जो सैंपल लिया था उसमें से 5 या उससे लोग टी ड्रिंकर्स थे. ठीक है. 5 या उससे ज्यादा लोग टी ड्रिंकर्स थे. सो ये मिल गया आपको आंसर. सिंपली आपको क्या करना है. जब भी ऐसा कैपिटल N वाला क्वेश्चन देखो उसको मत यूज करना. पहले तो स्मॉल n ही यूज होगा आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के लिए. स्मॉल n से सॉल्व कर लेना. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेना. क्वेश्चन में अगर आपको नंबर पूछा है ऐसा लिखा होगा ना हाउ मेनी करके, जैसा इस क्वेश्चन में था, तो वो फिर निकालने के लिए आपको कैपिटल N काम आता है. ये करना है. ठीक है. कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी जो आपने ढूंढी है उससे आपको मिल जाएगा. 88 हमारे को आंसर मिल रहा है और ये है ऑप्शन नंबर सी. तो इस केस में ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर. ठीक है. देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है. इफ अ रैंडम सैंपल x follows binomial distribution, यानी क्वेश्चन फिर से हमारे पास बाइनोमियल का है, with mean 5 and satisfying the condition. क्या कंडीशन है यहाँ पे. 10 times probability when x is equal to 0 is equal to probability when x is equal to 1. What is the value of. ठीक है. ये इसकी वैल्यू हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ढूंढनी है. अब मैंने अभी इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि एक बार समझ लो फिर से एक बार कि बाइनोमियल का क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछा सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक आपके पास n और p की वैल्यू नहीं है. तो पहले तो हम वो ढूंढेंगे. ठीक है. और वो ढूंढने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में एक तो ये इक्वेशन अवेलेबल है और दूसरा हमारे पास मीन की वैल्यू अवेलेबल है. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा हमने अभी किया था इन क्वेश्चन नंबर 2. वही पैटर्न है क्वेश्चन का. तो चलो इसको कर लेते हैं. यस. सो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास सबसे पहली चीज मीन अवेलेबल है. मीन क्या होता है. एनपी होता है, दैट इज 5. तो ये एक चीज थी. एंड जो इक्वेशन अवेलेबल है, सो इक्वेशन है 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1.
सो इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी 10 इज इक्वल टू P1। अब आप इसको फॉर्मूला में जल्दी से पुट कर दें, दैट इज 10 टाइम्स P0 कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या है, NCX P टू द पावर X Q टू द पावर N माइनस X, ये फॉर्मूला से मिलेगा। पर N नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, N की जगह पर C 0 P रेज टू 0 and Q रेज टू N माइनस 0 इज इक्वल टू N C1 P रेज टू 1 Q रेज टू N माइनस 1। फाइन, सो क्या मिलेगा हमें, देखो NC0 कितना होता है, 5C0 ऐसे सपोज करो तो 1 होता है। NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एंड P रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 भी क्या होता है, 1 ही होता है। Q रेज टू N माइनस 0 क्या हो गया, Q रेज टू N ही हुआ। NC1 की वैल्यू क्या होती है, N होती है। P रेज टू 1 की वैल्यू P ही होगी। Q रेज टू N माइनस 1, इतनी चीजें हैं। मैंने इसको क्या किया, सॉल्व किया नीचे। ठीक है, NC0 कितना होता है, 1 होता है। NC1 कितना होता है, N ही होता है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत लोगों को लगता है कि क्या, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। इसमें देखते हैं जल्दी से क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, वो हम कैंसिल यहाँ पे कर देंगे। सो यहाँ पे ये है आपके पास Q रेज टू N और ये है Q रेज टू N माइनस 1, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास बचा है कि 10Q इज इक्वल टू NP। एंड अगेन NP की वैल्यू तो हमारे पास है ना, NP क्या है, मीन है। तो यहाँ पे हम करेंगे उसको सब्स्टिट्यूट। तो मैं करूंगी 10Q इज इक्वल टू NP की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, NP की वैल्यू क्या है, ध्यान दो 5 है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। NP की वैल्यू क्या है, 5 है। सो जल्दी से इसको पुट कर देती हूँ, NP की जगह पे 5। तो Q क्या मिला मुझे, 5/10 यानी कि हाफ। तो ऑब्वियसली P क्या होगा, P भी होगा आपके पास हाफ। तो N अभी मिला नहीं है और P मिल गया, तो ठीक है, अभी हमें N भी मिल जाएगा। P की हेल्प से हम मीन के फॉर्मूला का यूज करेंगे। NP हमारे पास अवेलेबल था कितना, 5 था, तो N इंटू P की वैल्यू आ गई थी हाफ। सो व्हाट वुड बी N, N वुड बी 10, राइट। सो आपको यहाँ पे N भी मिल गया है और आपको यहाँ पे P भी मिल गया है, राइट। सो अभी फाइनली हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, क्योंकि N और P के बिना तो देखो कोई क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता इसका। सो अब हमारे को यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x ग्रेटर देन 0। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको देखो, इसका फॉर्मेट क्या है। अगर आप देखो इसको माने a और इसको माने b, तो ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b। ये एक्चुअली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे ये जो हमसे पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और आपको पता होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है आपको a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय b की प्रोबेबिलिटी इस केस में, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे अभी a और b की जगह इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होगा हमारे इस केस में, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो a क्या है मेरे पास, मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, x ग्रेटर देन 0 के साथ, राइट। ये होगा आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है b, b क्या है x ग्रेटर देन 0, समझे। ये आपका a मैंने लिया है और इसको हमने लिया है b। सो आपको करना है a इंटरसेक्शन b। सो a is x greater than or equal to 1 and b is x greater than 0। इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन, और डिवीजन में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b is x greater than 0, राइट। हमने लिख तो दिया, पर अब देखते हैं इसमें क्या वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर को देखेंगे अगर, तो ये है आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब थोड़ा सोच के देखो कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर है तो उसमें क्या वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो 1 2 3 4 ऐसी ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी, और उसका इंटरसेक्शन आपको करना है p ग्रेटर देन 0 के साथ। तो ग्रेटर देन 0 में क्या वैल्यू आएंगी, 1 2 3 4 यही आएंगी ना, ग्रेटर देन 0 में भी तो यही आएंगी।
तो अल्टीमेटली इंटरसेक्शन क्या हुआ इनका? अल्टीमेटली इंटरसेक्शन क्या हुआ? यही हुआ, p ग्रेटर देन 0 ही हो गया इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इनके बीच में क्या है? p ग्रेटर देन 0 ही तो हो गया इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। सो आप न्यूमरेटर में आप क्या लिख सकते हो? इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है? p ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0 ही तो मिला, और डिनोमिनेटर भी क्या है? x ग्रेटर देन 0 ही है। तो आप क्यों कुछ सॉल्व करोगे? आपको पता है कि सॉल्व करने के बाद भी अल्टीमेटली दोनों की वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, तो आंसर आपका क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखो, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अल्टीमेटली सेम ही बात कह रहे हैं। समझ आ रही बात? x ग्रेटर देन 1 का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो x ग्रेटर देन 0 के साथ, तो क्या आएगा? सेम ही है ये दोनों। x ग्रेटर देन 0 क्या होगा? यही होगा, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है, और डिनोमिनेटर भी वही है, तो डायरेक्टली हम उनको कैंसिल ही कर सकते हैं ना, ठीक है। और क्या मिलेगा? 1 आंसर मिलेगा, ठीक है। तो 1 आंसर मिला हमें, और 1 यहाँ पे एग्जैक्टली तो नहीं अवेलेबल है, पर 0.99 है, तो वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपको इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5। यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमने इतना सारा ढूंढा n और p, हमें उसको भी कहीं पे यूज ही नहीं करना पड़ा, कि कहीं यूज नहीं करना पड़ा उसे भी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। So out of 128 families with 4 children each, how many are expected to have at least one boy and one girl? Okay, 128 families हैं, और उसमें से 128, देखो ये काफी क्या है? बिग एन है, ये क्या है? बिग एन है। और यहाँ पे क्या है? 4 चिल्ड्रन है सभी फैमिलीज में, तो टोटल एन कितना हो गया? 4 हो गया। हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू हैव एट लीस्ट वन बॉय एंड एट लीस्ट वन गर्ल? तो यहाँ से हमें हाउ मेनी, यानी अगेन हमें क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढ के उसको बिग एन से मल्टीप्लाई करना है, वो काम हमें करना है। यहाँ पे हमें नंबर पूछा है, तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फैमिलीज हैं जिनमें 4 चिल्ड्रन हैं, सो उनमें ऐसी कितनी फैमिलीज हैं कि जिनमें कम से कम एक बॉय और कम से कम एक गर्ल तो हो ही, कम से कम एक बॉय और कम से कम एक गर्ल तो हो ही, ठीक है। सो पहले तो एक बात समझो कि अगर फैमिली में 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं, तो कितने पॉसिबल परमिटेशंस हो सकते हैं? 4p4 परमिटेशंस हो सकते हैं, यानी टोटल 16 पॉसिबिलिटीज हैं, 16 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, राइट? तो ऐसे 16 कॉम्बिनेशन अगर हम बनाए यहाँ पर, तो कौन कौन से होंगे? आप देखो, एक ही हो सकता है बॉय बॉय बॉय, ऐसे 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ये एक और कॉम्बिनेशन है। या फिर क्या हो सकता है? बॉय 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 गर्ल, बॉय बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल गर्ल, बॉय गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल बॉय, बॉय बॉय गर्ल बॉय, एंड बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ठीक है। ये कुछ पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, और इसी तरीके से हम एक और बना सकते हैं यहाँ पे, गर्ल 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 बॉय, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, गर्ल बॉय बॉय बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल बॉय, सॉरी, गर्ल बॉय बॉय गर्ल, एंड गर्ल गर्ल बॉय गर्ल, देन गर्ल बॉय गर्ल बॉय, राइट? तो कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 14 हो गए, ये 15 16, टोटल हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन है, राइट? अब मैंने ये 2 को रेड में लिखा है, क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसी फैमिलीज चाहिए, हमें ऐसी फैमिलीज चाहिए जिसमें कम से कम एक गर्ल या फिर कम से कम एक बॉय हो, कम से कम एक गर्ल एंड कम से कम एक बॉय हो, यानी ऐसी फैमिलीज नहीं चाहिए जिसमें सभी बॉयज और सभी गर्ल हो, राइट? तो हमें ये नहीं चाहिए।
तो हमारी सक्सेस क्या है, हमें 14, ये जो 14 कॉम्बिनेशन है ये मंजूर है, लेकिन ये जो 2 कॉम्बिनेशन है ये मंजूर नहीं है, तो हमारी सक्सेस ये होगी, हमारी प्रोबेबिलिटी होगी 14/16। 14 ऐसे कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं जिसमें कम से कम एक गर्ल और कम से कम एक बॉय तो है ही, और 2 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो ये होगी हमारी प्रोबेबिलिटी। और हमें ढूंढना है, ठीक है, हाउ मेनी पूछा था, तो क्या करना है, n इंटू 14/16 करेंगे ना, n इंटू क्या है px, फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले, n इंटू px, तो n कितना है इस केस में 128 था इंटू 14/16, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो 128 इंटू 14/16 ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा 112, यानी 112 फैमिलीज होंगी, 112 फैमिलीज होंगी आउट ऑफ 128, आउट ऑफ 128, जिसमें क्या होगा कि एटलीस्ट वन बॉय एटलीस्ट वन गर्ल तो होंगे ही, ठीक है। सो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।